काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। सो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन इज होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग का उसमें रोल है और आप लोग, और बाकी तो ये है कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहें सिग्नस लक्ष्मी को, इसमें रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और फेज़ 4 होता है जिसमें कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स, ये ACL का है। बाकी इससे ज़्यादा मैं आप लोग क्या बताऊँ, यही चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट है TPR हो या THR हो या और भी चीज़ें, जो भी प्रोसीजर है हम लोगों ने अभी तक ये एक्सपीरियंस किया है कि डॉक्टर साहब ने जितने भी प्रोसीजर किए हैज़ बीन वेरी, इसी के लिए सौभाग्य की बात होती है अगर आप सभी हमारे डॉक्टर दीपक राय को, तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा डॉक्टर दीपक राय को। एक्सपर्टीज़ जो है वो एंडोस्पाइन में भी है, तो मैं बस इतना आप लोग से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिससे आप लोग रिलेटेड है, और आप सभी को मैं इनवाइट भी बढ़िया बनाने के लिए, और एक ये हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, आप लोगों ने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला और यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँ रेंडाल कूपर है, एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं मेलबोर्न के, और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में उन्होंने ये रिसर्च किया है, और उन्हीं का प्रोटोकॉल मोस्ट ऑफ द जो सर्जन्स हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 4 फेज़ में डिवाइड किया है उसको। फेज़ 1 जो होता है, आप किसी दिन वाले और आज वाले जितने लोग आज भी कर सकते हैं। हमारा नी रेंज ऑफ जो नी एक्सटेंशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। पेशेंट वॉक करना शुरू कर दे विथ ब्रेक, और क्वाड्रिसेप्स फायरिंग हमेशा हो जाना चाहिए इसमें। जो लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है, स्पाइन सर्जरी जो मैं करता हूँ और बाकी लोग करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत ही इवॉल्विंग सर्जरी है। बाकी लोग जो करते हैं वो आइदर ट्रांसफेरोमिनल करते हैं या इंटरलेमिनल करते हैं, जिसमें कि बहुत ही ओनली 20% ऑफ द टोटल स्पाइन डिजीजेस हो गए, जैसे डिस्क हो गया, उसी को डील किया जा सकता है। लेकिन मैं जिस टेक्निक से करता हूँ वो UBE है, जिसमें पेशेंट का पूरा पटेला मूवमेंट होना चाहिए, पूरा नी मूवमेंट होना चाहिए, पेशेंट वॉक करना चाहिए, पेशेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे वो अपना डे टू डे एक्टिविटी आराम से कर सके। बात ACL रिहैबिलिटेशन की भी यही है। ACL रिहैबिलिटेशन का जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम लोग उसको कई सारे फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री ऑफ फेज होता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है ACL का, तो ऑपरेशन से पहले ये काम होना चाहिए कि पेशेंट की जो स्वेलिंग है वो कम हो जानी चाहिए, यू डू ऑल द एक्सरसाइज, और पेशेंट की जो इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, इंक्लूडिंग हरियाणा, इंक्लूडिंग कश्मीर, वी हैव 20 हॉस्पिटल, चेन ऑफ हॉस्पिटल, और हमारा विज़न ये है कि हम अपने हॉस्पिटल टीयर 2, टीयर 3 सिटी में खोलें, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको एज़ गुड एज़ जहाँ पे कि दिल्ली, बॉम्बे लोग मेट्रो सिटीज़ जाते हैं, वहाँ में जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसी तरीके की फैसिलिटीज़ हम टीयर 1, टीयर 2 सिटीज़ में हम प्रोवाइड कर पाएँ। इसी विज़न के साथ सिग्नस ग्रुप काम कर रहा है। इनफैक्ट सिग्नस ग्रुप ये अमर उजाला ग्रुप का ही हॉस्पिटल है, और हमारा एम जो है वो करीब 50 हॉस्पिटल फर्स्ट फेज फायरिंग स्टार्ट हो गया। उस टाइम उन्होंने हैमस्ट्रिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बट लेटेस्ट ये है कि हमें हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस। सेकेंड फेज में स्ट्रेंथनिंग और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए सिंगल स्टांस गेट हो गया, या फिर आपने उसको लैटरल वॉकिंग कराना शुरू कर दिया, सिंगल उस पर आपने उसको थोड़ी देर तक एक्सरसाइज करना शुरू किया, और स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, आपकी गैस्ट्रोनोमी। My name is Sumit Saini. I am corporate sales head and marketing in Ujala Group of hospitals based out of Delhi. आज किसी सेमिनार था और कहाँ था, क्या था पूरा? आज हमने अपने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की एक RTM रखी थी यहाँ पे वाराणसी में, फॉर फिजियोथेरेपिस्ट चैप्टर ऑफ वाराणसी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और डॉक्टर दीपक राय जो हैं, जो बहुत ही काबिल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने कुछ अपने स्पेशल केसेस जो पीछे किए हैं उसके बारे में जानकारी दी फिजियोथेरेपिस्ट भाइयों को, और उनके साथ एक जुड़ने का मौका मिला। क्या खास था ये प्रोजेक्ट जो है?
सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल जो हमारा कैंट रोड में उपस्थित है, ये एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसको हमने लास्ट ईयर ही खोला है। अभी उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न्यू फैसिलिटीज़ और सर्विसेज हम लेकर आए। सारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमने खोले। यहाँ तक कि पूर्वांचल में जो बाईपास सर्जरी के लिए लोग दिल्ली या लखनऊ जाया करते थे, हमने CTVS डिपार्टमेंट यहाँ सेटअप किया। डॉक्टर मोहित सक्सेना वहाँ पे ज्वाइन किए। तो यही एक ज़रिया था कि हम अपने लोगों को अपनी बातें पहुंचाएं, पूर्वांचल के लोगों को ये मैसेज दें कि भाई आप ही के शहर में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो हर तरह के इलाज करने के लिए काबिल है, हर तरह की फैसिलिटीज़ है, बहुत हाई क्वालिटी केयर और अफोर्डेबल केयर देने में सक्षम है। और आज के बाद किसी को भी दिल्ली जैसे शहर या लखनऊ जैसे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ही के शहर में सारा इलाज उपलब्ध है। और भी हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में क्या ऐसा है कि लोग यहाँ आएंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आज की डेट में जो आपका गरीब तबका है, जो आपका वो तबका है जिसको क्वालिटी केयर नहीं मिलता छोटे शहर में या टायर 3 सिटीज़ में, तो हमारा पूरा फोकस है हम उस छोटे शहरों में अस्पताल खोलें और वहाँ पे एक हाई क्वालिटी केयर दें जो कि एक अफोर्डेबल दामों में हो। और बड़े अस्पताल से हमारे जो कॉस्ट है वो 40 to 50% कम है। और सभी तरह के हम पैनल्स में इलाज करते हैं। आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की है, उसमें हम काफ़ी पेशेंट्स एडमिट करते हैं। ऑलमोस्ट 40% पेशेंट जो हैं वो उसी आयुष्मान भारत योजना में हम जिनका इलाज करते हैं मुफ्त में। और भी मरीजों से क्या आप अच्छा रखेंगे कि जो मरीज भटक रहे हैं इधर उधर, जैसे बेचू जवाब देता है और बिहार में सिर्फ भागते आते हैं, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में आज की डेट में जाएं या कहीं और जाएं, हर जगह एक ब्रोकन हेल्थ केयर डिलीवरी है। पेशेंट को घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है, डॉक्टर की वेट करनी पड़ती है और फिर उस तरीके से क्वालिटी, मुफ्त होने के बाद भी क्वालिटी इलाज नहीं। इन्हीं सारी परेशानियों से आज मरीज परेशान है और इन्हीं। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैं एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन सिग्नस लक्ष्मी में कार्यरत हूँ। किस तरह का सेमिनार था और क्या खास था? आज जो सेमिनार था वो फिजियोथेरेपी सेशन पे था, जिसमें हम लोग फिजियोथेरेपी वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनको हम ये बता रहे थे कि कैसे अगर कोई पेशेंट TKR या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी का आता है तो पोस्ट ऑपरेटिव उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या करना होता है और कैसे हम करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट हम दे सकें। तो अभी तक आप कितनी सर्जरी कर चुके हैं और कहाँ देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने अपना MBBS MS जो है अलीगढ़ से किया और उसके बाद मैंने अपनी SRship BHU और अलीगढ़ से किया और फिर मैंने अपनी फेलोशिप जो है ऑर्थोप्लास्टी और ऑर्थोस्कोपी में मेयोट चेन्नई से किया। उसके बाद मैंने पुणे में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का फेलोशिप किया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे करीबन मोर देन 100 मैंने TKR THR किए और अराउंड 30 एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की। रिवीजन THR अराउंड 50 हो गए मेरे, जिसमें पेशेंट अभी तक होपफुली भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई पेशेंट अभी तक सही ख़राब नहीं हुआ एंड सारे पेशेंट आर डूइंग वेरी वेल। सबसे ज़्यादा क्या आपको लगा होगा कि इस पेशेंट को बचाना है और कितना समय लगा होगा? देखिए, जो भी पेशेंट आता है, काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट भी मिले मुझे यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिले जिनका TKR THR हो चुका, जिनका ख़राब हो चुके थे वो सारी चीज़ें। अभी एक पेशेंट जो परसों आई थी, जो पेशेंट को BHU से भी रेफ़र कर दिया गया था, यहाँ पे भी उसने बड़े बड़े अस्पताल में सारी जगह दिखाया था। उसने चंदौली का पेशेंट था, चंदौली में भी हर जगह दिखा लिया था। फिर हमारे पास आया, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और वो आज वो पेशेंट 1.5 साल बाद पहली बार अपना वेट दे पाई अपने पैरों पे और पेशेंट चली है। काफ़ी इमोशनल था पेशेंट, काफ़ी इमोशनल थी इस चीज़ के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या खास रहा होगा कि आपके सामने मुश्किलें पड़ी होंगी ऑपरेशन में? कौन सा वक्त ऐसा लगा? ऑपरेशन में देखिए, मुश्किलें तभी आती हैं जब आपका प्री ऑपरेटिव प्लानिंग नहीं सही हो या फिर आपकी ट्रेनिंग सही ना हो। अभी तक भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री ऑपरेटिव प्लानिंग भी सही रहती है और जो हमारा प्लानिंग के साथ साथ जो स्किल सेट भी है अभी तक ठीक रहा है, तो ऐसी कोई परेशानी आई नहीं। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को जो तकलीफ है? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों का घुटना ख़राब हो चुका है या घुटने में बहुत ज़्यादा परेशानी है या जिनका कूल्हे ख़राब हो रहे हैं या जिनको किसी तरह की गठिया है या फिर किसी पेशेंट में स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे स्पाइन की जो पहले दिक्कतें रहती थी तो हम लोग उसमें जो ऑपरेशन करते थे पूरा खोल के बड़ा चीरा लगा के करते थे, लेकिन आजकल जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है उसमें आप कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी भी छोटे चीरे में कर लेते हैं और पेशेंट जो होता है अगले दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट की ऐसी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ आके दिखा ले। और
12वीं क्लास का रिजल्ट जो आया है, जो मेधावी छात्र हैं अरे भैया हमारे यूपी बोर्ड के, हमारे सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, जिन्होंने टॉप किया है, उनको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा लैपटॉप वितरण किया गया है आज, और इसी कार्यक्रम के चलते हम आज आए हैं। अरे शांत हो जाओ भाई। जिसके तहत आज मैनपुरी 12वीं क्लास के जो मेधावी छात्र हैं यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, तो समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। कुल कितने बच्चे रहे जिनको? लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें तीनों बोर्ड के बच्चे थे। तीनों बोर्ड के बच्चे थे। सांसद जी, मैनपुरी चूँकि आपका लोकसभा क्षेत्र भी है और मैनपुरी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है, आप वर्तमान सांसद हैं। राशि को यहाँ मैनपुरी से हराया गया है और कैसे वोटिंग को 3:30 बजे तक खींचा है और कैसे अभद्र तरीके से हमारे प्रत्याशी और उनके पति के जो लोधी समाज के हैं उनका अपमान किया है यहाँ के प्रशासन ने। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और सीख देने के लिए। सांसद जी, राज्यसभा सांसद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, राज्यसभा सांसद हन्ना सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव बनारसी से 2024 में एक सीट जीत जाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और राज्यसभा सांसद से। मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है, पहले वो देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। और मौजूदा सरकार अगर आप देख लेंगे और जो जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप इनका भी देख लेंगे तो जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इनकी पार्टी ने बातें कही हैं, वो धरातल में उतारने का काम आज तक नहीं कर पाएंगे ये लोग। मैम, लगातार जो पहलवान है भाभी की वो में कुछ हिस्सा मना कर रहे हैं भैया, एक हमारा ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक इसी में निकले। क्या कह रहे हैं? क्या दोबारा पंकज, जो पहलवान है इन मामला चला ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जब तक लगातार महिलाओं के साथ होता है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है, मेरी अपनी है राय है। और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है, एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद है यहाँ पे और यहाँ पे दलितों की जमीन पे लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रजिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग भूमाफिया निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम, लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्याएं हो रही हैं। अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोज़गार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कहती है, जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला चिट्ठा? मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। जिस तरह से